निकाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, अलीगढ़ के लोगों रखना इसे संभाल के, रखना इसे संभाल। लक्ष्मण यादव, बहुत धन्यवाद, लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ और ये कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन के सभी आयोजकों का आभार। और निश्चित समय पूरा हो चुका है, उसके बाद बोलने आया हूं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं। और मैं सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है इसमें देखिए, कार्यक्रम है ओबीसी का, तो ओबीसी का जो एक सबसे पहली बात, अब कार्यक्रम है ओबीसी का, तो ओबीसी की जो समस्या है वो सबसे पहले यही कह रहा हूं। 1 साल पहले आया था अलीगढ़ में, यही कार्यक्रम था, अलग तरह का कार्यक्रम था। यहाँ पर भी बहुत कुछ बोला गया था कि बाबा साहब के सपनों को, फुले साहब के सपनों को इस समय लोग पूरा कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बारे में बोला गया, तो उस समय हमने अपनी बात करी। आज अच्छा किया इन लोगों ने कि कोई उस तरह नेता नहीं बुलाया कार्यक्रम में। अब लेकिन नेता नहीं बुलाया, अब इसका मतलब क्या? चुनाव लड़ने वाला नहीं बुलाया। बाकी तो सब लोग अपने अपने स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, मंच पर बैठे हुए तमाम लोग। बस सबसे पहले एक बात कह दूं, और इस सभागार में भी जितने लोग मौजूद हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र संघर्षों में गुजार दी है। इसलिए मैं उनके सामने कोई नई बात या कोई बड़ी बात कहने का कोई दावा नहीं करता। ये मुझे पता है, पुराने लोग, उन लोगों ने बहुत लाठियां खाई होती हैं, बहुत मेहनत किया होता है, और बहुत संघर्ष करके वो सारे लोग एक जमीन तैयार करते हैं जिसमें हम जैसे लोग थोड़ा बहुत अपनी भूमिका निभा पाते हैं। लेकिन अब ओबीसी की जो ताकत है वही कमजोरी है। अब कुछ कड़वी बात सुन लीजिए, अच्छी बात तो बहुत सुन लिया आप। देखिए, ओबीसी में सबसे अच्छी बात आज के कार्यक्रम की क्या है? आप इस कार्यक्रम का जो पर्चा बना है और मंच पर जितने लोग हैं, इसमें मैं केवल सरनेम पढ़ रहा हूं। सेन, लोधी, वर्मा, यादव, आर्या, माहौर, प्रजापति, कश्यप, बघेल, और उसके बाद नीचे निषाद, सैनी और तमाम जातियों के लोग एक गुलदस्ते की तरह इस मंच पर बिठाए गए। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत सैल्यूट करता हूं कि वाकई ओबीसी का कार्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए। जितने तरह के लोग हैं सबको बराबर की हिस्सेदारी, बराबर का सम्मान और बराबर की जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले इस आयोजन को करने वाले सभी आयोजकों को मेरी बहुत बधाई कि ऐसे ही ये कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सब तरह के लोगों को जोड़ा जाए। अब समस्या क्या है? अभी भी मैं इसमें पूछूं, 3743 जातियां हैं, 37 जाति का भी प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ है। आप बताइए, आप क्या करेंगे? जो नहीं है उसकी नाराजगी कौन झेलेगा? और जो नहीं है उसकी वजह कौन है? वो व्यक्ति जो यहाँ नहीं हो पाया, कोई नाई समाज का, कोई राजभर समाज का, कोई और ऐसी 3743 जातियों में कितनी जातियों का नाम हम जानते हैं। और मैं तो ओबीसी समाज में ऐसी जाति से हूं जिसको लेकर के बहुत कुछ कहना आसान है मेरे लिए। ये एक बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने कि हम उन लोगों की एकजुटता की बात कर रहे हैं जिनकी एकजुटता कर पाना बहुत मुश्किल है। इन सारी जातियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अपना कल्चर, अपनी चीजें सब अलग हैं, और तमाम ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनका कल्चर, जिनकी संख्या, जिनकी समस्या, सब कुछ ओबीसी की तमाम उन जातियों से बिल्कुल अलग है जो सबसे ज्यादा दिखने वाली ओबीसी की जातियां। फिर आपकी यूनिटी कैसे बनेगी? ये चुनौती है।
और ये चुनौती आपको झेलना होगा। अब इतने सारे लोगों को आप वक्ता बनाए तो मुझे भी खराब लगेगा कि मैं ज्यादा बोलूं और कोई कम बोले, ये हमारे लिए भी ठीक नहीं लगता। भले ही आप कहें कि नहीं भाई आप बोलिए, मैं अच्छा भाषण दे लेता हूं, इसका अर्थ कतई नहीं कि मैं ज्यादा समय ले लूं और बाकी जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं उनको समय न मिल पाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जितने लोग, गनीमत इतने हुई कि मंच पर ज्यादा लोग नहीं हुए, श्रोता से ज्यादा तो वक्ता हो जाते हैं हमारे कार्यक्रम, और ये मजबूरी है। कोई किसी की लीडरशिप क्यों माने, ये कड़वी बात कह रहा हूं, कोई किसी की लीडरशिप क्यों माने भाई, और ये हमारे सामने दिखता है। अब अगर ये बताइए कि जातियों के नाम पर अगर लीडरशिप देंगे तो क्या कोई ओबीसी एकता कभी संभव है? कोई यादव लोधी का, लोधी यादव का, निषाद राजभर का, राजभर सैनी का कोई लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार है? नहीं है। एक समय आया, बाबा साहब ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को खत्म करो। मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि भाई जाति तो खत्म हो नहीं रही, उन्होंने कहा कि जातियों को प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो, और उन्होंने 85% बहुजन की बात कही। जाति खत्म होने की लड़ाई जातियों की हिस्सेदारी तक आई है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर सब जातियों में एक राजनीतिक चेतना पैदा होगी तो आप किसी जाति के साथ अगर सम्मान और बराबरी का रिश्ता नहीं बनाएंगे तो वो जाति आपके विरोध के साथ खड़ी हो जाएगी कि नहीं? और सच सच बताओ, उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों, आपकी आधी से ज्यादा जातियां उन लोगों के साथ खड़ी हैं कि नहीं जो आपके हक और सम्मान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये कड़वी सच्चाई, और इस सच्चाई का मूल्यांकन अगर नहीं करे, सम्मेलन करा लो, आप वक्ता बड़े बड़े बुला लो, हमारा काम तो सबसे आसान है जी। हम तो कोई नेता भी नहीं कि आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे, आप हमें सम्मान दोगे, हम अच्छा भाषण देंगे, हम वापस अपने घर, आप वापस अपने घर। लड़ाई कहां से होगी? और पक्का इसका गारंटी है, ऐसे मंचों से जितने लोग खुश होके जाते हैं उससे ज्यादा लोग नाराज होके जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी है। हमारी नाक लंबी हुई है क्योंकि हमने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को प्रिविलेज ऑफ कास्ट में तब्दील कर दिया। तो सच बात यह है, एक जाति के व्यक्ति को सम्मान मिलेगा तो दूसरा नाराज नहीं होगा, ये बहुत स्वाभाविक है। और इसी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद क्या हो रहा है ये अभी आप हमसे बेहतर जानते हैं। कौन किसके साथ कहां खड़ा है, और इसका दोष उसी का नहीं है जो नाराज होकर दूसरे खेमे में जा रहा है, उसका भी दोष है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए जिनके ऊपर लीडरशिप की जिम्मेदारी थी। अगर आप नेतृत्व कर रहे थे और तमाम लोग ओबीसी जातियों का नाम लेकर चुनाव लड़ रहे थे तो आपको भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ये कड़वी बात, अच्छी अच्छी बात कहना बहुत आसान है, ये सबसे मुश्किल काम है इस समय ओबीसी को एकजुट करने का। मंच पर आकर सबसे आसान होता है कि मैं पॉजिटिव बोलूं कि अब ओबीसी एकजुट हो गया है। भाई हमने तो 2 साल पहले से, जब से बहुत संभाला, समझदारी आई, हमने ये देखा कि लड़ाई ओबीसी के कैसे, दलित समाज के लोगों को अपना एक मसीहा मिला, उन्होंने अपनी वंचना, अपना तिरस्कार और अपनी तमाम चीजों को इतना झेला था कि जैसे ही एक नायक मिला, पूरे देश में दलित समाज की स्थिति क्या है। अप्रैल आने वाला है और 14 अप्रैल को देखिएगा कि इस भारत में दलित समाज कितना जागरूक है। पूरे देश को अगर जय भीम के नारों से और बाबा साहब के तस्वीरों से न पाट दे। और अब मेरा सवाल का जवाब दीजिए, ओबीसी समाज के पास कोई ऐसा कोई एक दिन हो तो मुझे बता दीजिए। ओबीसी समाज के लोगों के पास कोई है? जितने वरिष्ठ लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, हमारे देश में, हमारे ओबीसी में ऑलरेडी नेताओं की बहुत कमी है। भाई नाराज मत होइए कि किसको कहां वक्त ज्यादा मिला, कहां नहीं मिला। आइए गांव में, हर गांव में एक एक नेता की जरूरत है, सैकड़ों घंटे भाषण देने की जरूरत है, लेकिन हम वहां नहीं जा पा रहे। मैं भी अपनी आलोचना साथ में कर रहा हूं। यहां नेताओं की कमी है, नेताओं की अधिकता नहीं है हमारे पास। लेकिन नेता का मतलब क्या? नेता का मतलब वोट मांगने वाला ये नहीं वो आके कहे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो। वो अभी तक नेता है ना भाई। उनको हर बार अपनी ओबीसी जाति कब याद आती है? जब चुनाव लड़ते हैं। और 8-9 साल से प्रधानमंत्री हैं, आज तक कभी मंडल कमीशन का नाम लिया हो तो बताइए। ओबीसी की सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ा वजूद किसने दिया? मंडल कमीशन ने दिया। जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं था तब तक ओबीसी था ही नहीं भाई।
बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बना तो 340 अनुच्छेद लगाया ना कि कमीशन बनेगा, इनका कमीशन बन के गिनती होगी और ओबीसी को उनकी गिनती के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की भौं टेढ़ी हो जाती है और वो लोग आरक्षण के नाम पर आपको गाली देते हैं और अपमानित करते हैं, जो हजारों हजार साल से आरक्षण की वजह से ही सब कुछ पर कब्जा किए हुए हैं। भारत का संविधान लागू होने के बाद थोड़ा सा कोई रामचरितमानस पढ़ना क्या शुरू कर दिया, खलबली मची हुई है भाई। और वहां से ये सवाल पूछा, जे परनाधम तेली कुम्हारा स्वपच करात कोल कलवारा। कौन जातियों का नाम है भाई? जे वर्णाधम, वर्ण में अधम, चौपाई क्या है? अरे भाई आप इस देश का नमूनापन देखिए। एक ग्रंथ है जिसमें आपकी जातियों का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। अच्छा, मुझको टीवी वाले बुलाते नहीं क्योंकि मेरी तो पीएचडी ही तुलसीदास पर है। वो तो उनको बुलाएंगे जो अचानक, अब मैं उसमें भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कार्यक्रम करके चला जाऊंगा और आपका क्या होगा? मैं तो कबीर साहब का इसलिए दुआ पढ़ रहा हूं, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा। अब इससे आगे नहीं बोलूंगा। कबीर साहब आज होते तो आज जो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाय। किसने लिखा? कबीर साहब ने लिखा। दुनिया ऐसी बावली पाथर पूजे जाए और भगने नहीं मत करिए ना। जब दुनिया ऐसे बोल देंगे तो आप तो माला पहना चले जाएंगे, मुकदमा आएगा तो झेलेगा कौन? ये ओबीसी समाज के लोगों को मैं भी अच्छे से जानता हूं। अभी आपका इम्तिहान बाकी है। आपको अगर साथ खड़ा होना है तो उस दिन खड़ा होइए उस बच्चे के साथ जिसने लिख दिया था कि फूलन देवी को याद करते हुए आपको खड़ा होना चाहिए था उसके साथ। सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है, और उस लड़के ने, मैं उसको भी एक राय दे रहा हूं, गुस्सा सही जगह और सही तरीके से निकालना होगा। वो लोग तो तैयार बैठे हैं भाई मुकदमा और बुलडोजर लेकर के। हम मौका देंगे तो मुकदमा किया जाएगा, आपका घर गिराया जाएगा। और दावे से कह रहा हूं 90% बहुजन एकता की बात करने वालों, दलितों का घर गिराया गया तो कोई आंदोलन करने वाला वहां नहीं गया। ओबीसी का घर गिराया जाएगा, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। डर सबसे बड़ी चीज है। उनके हाथ में सत्ता है, आप उनसे लड़ने जा रहे हैं। पुलिस उनके हाथ में, चुनाव आयोग उनके हाथ में, कोर्ट कचहरी में क्या फैसले हो रहे हैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा। जज लोगों का कार्यक्रम था, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा हमारा समय खा गए। अब उन पर बोल करके मुकदमा थोड़ी हमें खाना भाई। जज को तो और अनुशासित होना चाहिए था। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सलाह दे रहा हूं उस बच्चे और उस नौजवान को और उसके जैसे तमाम लोगों को। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी जाती है। और आपको ये सलीका सीखना होगा। मैं इसलिए आपको कबीर का नाम याद दिला रहा हूं। रैदास ने कहा, जस केलन के पात पात में पात, 10 मानुष के जात जात में जात। रैदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। बुल्ले शाह बाबा फरीद ने कहा, मन चंगा तो कठौती ने गंगा। और कहा, मक्का गयो गल मुक्ति दाई, 100 हज कराइया और गंगा गयो गल मुक्ति नहीं, और लाखों डुबकी खाइया। और वो क्या बोल रहे हैं? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। आज अगर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद होते तो या तो उनके नाम का क्या फरमान आता, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा नाम से इनकी जबान काटने वाले को 21 लाख रुपया दिया जाएगा, इनकी गर्दन काटने वाले को 1 करोड़ दिया जाएगा। अरे अगर इस देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कोई वजूद तो भेजो उन बाबाओं के घर और पूछो कि 1 करोड़ रुपया आपके घर आया कहां से, जो इनाम देने के लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, वो उनका फर्ज है वो बोले। हम कह रहे हैं अगर आज कबीर होते तो ये फरमान सुनाया जाता ना, वक्त बदल गया है, इसलिए ऐसा बोलिए जिससे आपके खिलाफ कोई आपको मुकदमा जेल में न डाले। करियर बनाओ भाई। इस उम्र में आपको अगर सस्पेंड कर दिया गया और आपने 2 लाइन फेसबुक पर लिख दिया तो फूलन देवी को न्याय मिल गया क्या उससे?
या आपके समाज के लोग जाग गए क्या कि फूलन देवी को अपना नायक बनाएंगे? आपका समाज अभी क्रांति करने के लिए तैयार नहीं है। अभी वो एक बाबा से अपनी किस्मत पढ़वाने के लिए लाखों की भीड़ में और रुद्राक्ष लेने के लिए जा रहा है, और आप उसके लिए मुकदमा झेलने जा रहे हैं। आप क्यों अभी अपना जोखिम ले रहे हैं? इस हॉल में और इस वीडियो को देखने वाले लोगों को मेरा सबसे पहला पैगाम, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और अभी ठेके पर प्रोफेसर हूं, परमानेंट नहीं हुआ। सब जैसे अग्निवीर आया ना 4 साल में सेना का सिपाही, वैसे ही शिक्षावीर हूं, कलम का सिपाही। सच बोलने पे मारे जाने वाले लोग हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 ने इस देश में 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में किया है। कभी इस देश में कोई क्रांति हुई क्या? इस देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया गया। इस देश का कोई सड़क पर उतरा क्या? अरे भाई नहीं उतरेगा। जिसकी जेब में पैसा होगा वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अशोका, गलगोटिया, लवली प्रोफेशनल में पढ़ाएंगे और उसके बाद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेज देंगे, और आपके बच्चों को कहेंगे कि चलो किसी जुनैद को खोजो और उसकी गाड़ी जला करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये फर्क मैं कहने आया हूं और आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चिंता करिए। देश की चिंता, धर्म की चिंता और तमाम तरह की चिंता करने के लिए बहुत सारे लोग इस देश में बड़े बड़े बैठे हैं। इसलिए उस नौजवान को मेरी गुजारिश है, तुम कितना भी कड़वा बात लिख दो, उससे बदलाव क्या आया? और मैं जानता हूं मेरी पोस्ट शेयर करने वालों की नौकरी चली गई। मैंने उनसे भी हाथ जोड़ करके कहा, क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं। आपका नौकरी चली गई और मुकदमा है ना कोर्ट में, आपके पीछे कोई वकील खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी ऐसी बात मत लिखिएगा जिससे मुकदमा हो। अब दूसरी बात, डरा नहीं रहा हूं, तरीका बता रहा हूं चालाकी। आपको अगर यही बात लिखनी है ना कि इस देश में जातिवाद खत्म करना है, इस देश में इंसान इंसान का फर्क मिटाना है, और उस सारी बात को लिखिए कि अगर ब्रह्मा के 4 मुख थे तो वो कैसे स्तनपान करते थे। ये मैं नहीं पूछ रहा, महात्मा ज्योतिबा फुले गुलामगिरी में पूछ रहे। पेज नंबर कितना? भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट को मुकदमा करना है तो मेरे ऊपर नहीं, चलो पहले ज्योतिबा फुले के ऊपर मुकदमा करो। अरे आपके महापुरुषों ने इतनी आलोचना कर दी है कि हम और आपकी बिसात क्या है, हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए लड़ाई लड़ने हमको नहीं आता। इसलिए मेरी गुजारिश है, बहुत खराब वक्त है, रणनीति बदलने का वक्त है। जितने नौजवान यहाँ पर हैं, अरे भाई अभी आप क्रांति करने मत जाओ। जो आपके पिताजी की उम्र वाले हैं उनको जाके कहो कि आप क्रांति करो, आप अपना करियर बनाना। क्योंकि केवल जाति को खत्म करना डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया का मिशन नहीं था। इस देश में 90% अगर SC, ST, OBC और पसमानदा लोग हैं तो इस देश में 90% IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और जमीन का मालिकाना हक भी तो 90% है। अगर आप IAS बनोगे तो भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, अगर IPS बनोगे तो भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। और आपको आजकल कुछ लोग, और मैं भी कह रहा हूं, अभी इस देश में कोई जाति खत्म होने वाली नहीं है। अरे इस देश में हनुमान जी की जाति किसने बताई? सच बताइए। किसी नहीं, नाम मत लीजिए, अरे वैचारिक मंच में किसी का नाम नहीं लिया जाता, समझदार को इशारा काफी। हम तो इशारे में कह रहे हैं भाई, हनुमान जी की जाति किसी दलित पिछड़े आदिवासी ने बताई क्या? राष्ट्रपति बनाने के बाद राष्ट्रपति कौन जाति का, ये किसी दलित पिछड़े ने बताया क्या? राष्ट्रपति इस बार पहली महिला आदिवासी, ये किसी दलित पिछड़े ने बताया क्या? और सारा जातिवाद का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाता है? जैसे अभी इस कार्यक्रम को कोई बाहर से देखे तो वो यही कहेगा, अरे ये सब जातिवादी लोग हैं, पता नहीं कौन सी जाति की बात करते हैं। तो अब तक दलित करते थे, अब तो OBC भी करने लगे हैं। आपको बदनाम किया जाता है और हम बदनाम हो जाते हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, एक दो उदाहरण बताऊं। 72 साल में मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक भी SC, ST, OBC डिपार्टमेंट का HOD बना ही नहीं। आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में बना था, 100 साल पूरा हो गया, एक भी कुलपति SC, ST, OBC का बना ही नहीं। आओ हम आपको तरीका बताते हैं कि एकजुट कहां होना है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 डिग्री कॉलेज है, 92, और 92 में 90% आबादी का एक भी प्रिंसिपल नहीं है। हमारे देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 प्रोफेसर OBC के हैं। अरे आप लड़ते रहे कि लोधी आगे गया कि यादव, मौर्य आगे गया कि कुशवाहा, और सैनी और राजभर कहां रह गए, और उधर सारी मलाई कौन खा गया?
जो आपके बच्चों को बताने आता है कि जब परीक्षा आए तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दो, बच्चा पास हो जाएगा। और अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़ा रहे हैं। मैं एक बात सवाल पूछ रहा हूँ, कांवड़ ढोने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा किस प्रदेश में हुई? ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कौन से प्रदेश में हुई कांवड़ ढोने वालों को हेलीकॉप्टर से वर्षा? किस प्रदेश में हुई? उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय देश का सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में शुमार है? कोई है तो नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो देश में सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार में, शिक्षा में, महंगाई, बेरोजगारी में कहीं ऊपर है? ऊपर कौन है? हेलीकॉप्टर, और नीचे क्या है? बुलडोजर, और उसके बीच में कौन खड़ा है? इस देश का एससी एसटी ओबीसी। सीधी और कड़वी बात, मैंने एक सवाल पूछा कि आपके इलाके में, मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कोई कांवड़ ढोने नहीं जाता था। आज मेरे गांव में 15 साल बाद 15 लोग कांवड़ ढोने गए और सरकारी नौकरी वाले जो थे रिटायर हो गए और बाकी किसी को नौकरी नहीं मिली। आपके घर में ये बदलाव आ रहा है, ये कड़वी बात है। हमारे हाथ से शिक्षा और रोजगार छीना जा रहा है और धर्म बचाने की ठेकेदारी आपके कंधे पर। अरे बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के प्रमुख ने एक बयान दिया कि जाति किसने बनाई? जोर से बोलिए, जाति किसने बनाई? मैं बहुत सम्मान करता हूं भाई, वो आरएसएस के चीफ हैं, वो बहुत बड़े संगठन को चलाते हैं। जाति किसने बनाई? जोर से बोलिए। अरे भाई आप डरिए मत, मैं तो आरएसएस के प्रमुख का बात कर रहा हूं। हमने जाति नहीं बनाई ना। जाति इस देश के दलितों ने बनाई क्या? ओबीसी ने बनाई क्या? आदिवासियों ने जाति बनाई क्या? और जब हमने जाति बनाई नहीं तो जाति का शिकार सबसे ज्यादा कौन हुआ? घोड़े चढ़ने से मारा कौन जा रहा है? कौन जो है मुंह चढ़ने से मारा गया? और तो और छोड़िए, मुख्यमंत्री रहने के बाद घर किसका धुलवाया गया? अरे भाई उनको नहीं छोड़ा तो हमको और आपको क्या धोलेंगे? अब नया हुआ है इस प्रदेश में। जैसे पूछा गया, मैंने अपनी पीएचडी में लिखा है कि मेरे सिलेबस में रामचरितमानस एक टेक्स्ट ग्रंथ की तरह है और वहां पर कई चीजें गड़बड़ है क्योंकि मैंने उसका रेफरेंस दिया है, मैंने पूरा रेफरेंस दिया। और मैं एक टीवी डिबेट में बैठा तो जब से मैं पढ़ने लगा कि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सिलेबस में पढ़ाया जाता है और इसकी ये आलोचना, इसकी वो आलोचना, तो एक संत भेषधारी व्यक्ति ने कहा नाम लक्ष्मण है और काम रावण वाला कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैंने सवाल पूछा कि जो जातियों का अपमान है उसको पूछने पर इसी प्रदेश में हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये डिबेट गलत है क्या? अगर मेरी जाति को कोई नाम लेकर के बोला गया है तो उसको बोलना गलत है क्या? आप भी सम्मानित रहो, हम भी सम्मानित रहें, इसी का नाम है सामाजिक न्याय। और ओबीसी समाज के लोगों, चूंकि वक्त बहुत हो गया है, कार्यक्रम खत्म होने वाला है, एक गुजारिश केवल मैं करने आया। आप एकजुट जानते हैं किस चीज पर होंगे? जब तक यादव, कुर्मी, कोयरी और सैनी, पाल, बघेल और लोधी, कश्यप, निषाद, कुशवाहा, राजभर और ये सारी जातियों में बटे रहेंगे, आप एकजुट नहीं हो सकते। आप एकजुट किस जगह पे होंगे कि ओबीसी समाज के प्रोफेसर कहां? अरे भाई इस प्रदेश में आकर बोला गया ना कि सारा हक यादवों ने ले लिया, तो बताओ यादव कितने वाइस चांसलर हैं, कितने वकील हैं, कितने जज हैं? इसलिए एकजुट होने का रास्ता कहां है पता है? सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी केवल, और कोई सामाजिक न्याय का सवाल किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है। इस देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ है। नहीं भाई, हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। जितना सम्मान ब्राह्मण का उतना सम्मान शूद्र का। इसी लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जंगराज नहीं। इतनी लड़ाई है हमारी। और लड़ाई किस बात की? जो कोई जाति के नाम पर श्रेष्ठ न हो, कोई जाति के नाम पर अपमानित न हो, यही लड़ाई हमारी है। जितना हिस्सा पुरुषों का है उतना हिस्सा महिलाओं का है, जितना हिस्सा दलितों का है उतना हिस्सा आदिवासियों का है, उतना ओबीसी का है। तो ओबीसी किस बात पर एकजुट होगा? वो क्या है? जाति जनगणना की लड़ाई। केवल एकमात्र सूत्र है जाति जनगणना। अगर जाति इस देश में है और जाति सब लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं तो जातियों को गिन लेने में कोई बुराई है क्या? जातियों को गिन लेने में कोई बुराई है क्या? और हो सकता है कि यादव लोग जो अपने जरूरत से ज्यादा ले लिए होंगे उनसे रिजर्वेशन छीन लीजिएगा, ये तो आपके हक में है। जाति जनगणना करवाओ और क्लियर बता दो ये देश किसका है। हम भारत के लोग
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, और आज एक नायक का जयंती पर्व है। बताइए किसका है? आज किसकी जयंती है? छत्रपति शिवाजी महाराज के। और एक किस्सा सुना दो, वक्त तो खत्म हो गया है, लेकिन एक लाइन। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा थे। आज कुछ लोग उनको नायक मानते हैं और राज्याभिषेक करने से किसी ने मना कर दिया था। इतिहास पढ़ाई कि नहीं आपने? पढ़ाई कि नहीं? जोर से बोलिए। उनका राज्याभिषेक करने से किसी ने क्यों मना किया? क्योंकि उसकी जाति। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, केवल गुजारिश करके जा रहा हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम 3743 जातियों को एक सूत्र एक माला में पिरोती है। जाति जनगणना का मुद्दा पढ़ाई, कमाई, लड़ाई, सिंचाई, दवाई, ये मुद्दा हम सबका है। और किसान, कामगार, कमेरा लोगों, चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, और वहां से लेकर जगदेव बाबू, और वहां देखिए तस्वीर लगी हुई सरदार पटेल से लेकर तमाम लोगों की, उन सब का न्याय का सवाल केवल ये है, शिक्षा बचाइए। वो मंदिर बोलेंगे, आप स्कूल बोलिएगा। वो धर्म खतरे में बताएंगे, आप कहिएगा मेरी शिक्षा खतरे में। हमें उनसे नहीं लड़ना। आपको धर्म बचाना है, आप धर्म बचाइए। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय बचाना होगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय बचाऊंगा। क्लियर कट, हमें उनसे लड़ना ही नहीं। आप कहेंगे कि हम मंदिर बनवा रहे, हम कहेंगे हमें हॉस्पिटल चाहिए। केवल ये, जिसको मंदिर में जाना होगा वो मंदिर में जाएगा, और जिसको हॉस्पिटल में जाना होगा वो हॉस्पिटल में जाएगा। हमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की लड़ाई, पढ़ाई और कमाई की लड़ाई, हक, अधिकार, स्वाभिमान की लड़ाई, हम सारे लोगों की 90% लोगों की लड़ाई है। आखिरी वाक्य, ओबीसी समाज के आने वाले लोगों, एक शपथ दिलवाई गई, मैं एक अलग शपथ दिलवा रहा हूं। हाथ उठाकर शपथ लीजिए कि इस देश में धर्म के नाम पर कहीं भी दंगा होगा, हमारे और आपके घरों के बीच का एक भी बच्चा उस दंगे में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा एक भी बच्चा। ये हमारा शपथ है। हम 60% ओबीसी और बाकी 30% ये कमेरा लोगों को मिला लो, 90% लोग अगर इस देश में तय कर लें कि मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी दंगा करने हम नहीं जाएंगे, तो क्या इस देश में कोई दंगा हो सकता है क्या? हमने नहीं जाना उसमें। अरे हमारे हाथों में लाठी थी और कुल्हाड़ी और फावड़ा कुदाल थी, और हमने श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। बड़ी मुश्किल से पुरखों ने उसे छीनकर कलम और किताब दी है। कलम से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। और वो आपके बच्चों के हाथ में कह रहे चाकू तेज करके चाकू घर में रखो। बताओ वो आपके बच्चों के भविष्य को बचाने वाले हैं क्या? मैं आपके बच्चों को भविष्य बचाने के लिए कह रहा हूँ, केवल और केवल कलम और किताब अपने घर में रखो, कोई भी हथियार रखने की जरूरत नहीं। इस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कलम। तो दंगा में मत जाइएगा। और दूसरी बात, पूरे देश में कहीं भी किसी दलित के ऊपर कोई ओबीसी न एक गाली देगा, न एक लाठी उठाएगा। वादा करिए आप ओबीसी समाज के लोगों कि आप दलित और आदिवासी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएंगे। ये सबसे जरूरी है भाई। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, हमसे जो गुनाह हुआ उसे सुधारना जरूरी है। दंगे में नहीं जाएंगे, किसी अपने से कमजोर को मारेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, और ताकतवर से लड़ना नहीं है, बराबरी का हक बना लेना है। केवल इसी गुजारिश के साथ, अलीगढ़ के लोगों, हमारे पुरखों ने मोहब्बत प्यार का भारत बनाया। आप पढ़ लेना, डॉक्टर अंबेडकर, गौतम बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु जसवंत और चोखा मेला, और महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, किसी एक ने भी लाठी, बंदूक, पिस्तौल, हत्या की कोई बात नहीं की, मोहब्बत की बात की है। आओ, हमारे गुलशन को कोई उजाड़ने के लिए खड़ा है। वो चाहते हैं कि दंगा हो, वो चाहते हैं कि धर्म खतरे में बताया जाए। अलीगढ़ के लोगों में गुजारिश करके जा रहा हूं, न हिंदू खतरे में है, न धर्म खतरे में है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य और भारत का संविधान खतरे में है। केवल और केवल उसे बचाइए। हम मोहब्बत प्यार का भारत बनाएंगे, मिलकर गले लड़ेंगे और बराबरी का भारत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, कुल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।